स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के सेशन में जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर लिया है बेसिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में। तो आज के सेशंस में हम देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, राइट एन एपी हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पर एक एपी तैयार करनी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 4 है और डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है -3। चलिए देखते हैं हम। तो ऐसी सिचुएशन में हमें a बराबर दे दिया गया है 4 और d बराबर -3। तो हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है a, then a plus d, then a plus 2d, then a plus 3d and so on। इस तरीके से एपी चलती जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 minus 3। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास 4 plus 2 into -3। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 4 plus 3 into -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से जो एपी हमें मिलने वाली है वो कितनी है, ये हो जाएगा 2 -6 4 -6 -2 -9। यहाँ पर कितना बचने वाला है -5। हियर इज द रिक्वायर्ड एपी। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमें एक एपी दे दी गई है जिसका 20th टर्म हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं 20th टर्म। तो हमें ये मालूम है कि किसी भी एपी का 20th टर्म यानी कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a plus n-1 इंटू डी। इस सीक्वेंस में जो हमें दी गई है उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n-1 20th टर्म कैलकुलेट करना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और डिफरेंस 3 - 7 यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का है -4 का है। चलिए देखते हैं। तो 7 प्लस 19 इंटू -4, ठीक है। तो 19 4 से कितना होता है हमारे पास 19 2 से 38 और 19 4 से 4 9 से 36 कैरी 3 4 1 से 4 और 3 7 यानी कि -76। तो 7 - 76 कितना बचने वाला है हमारे पास 69 माइनस का। हियर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे दी गई है 3 6 9 12 जो कहां पर जाकर एंड हो रही है 111 पर यानी कि 111 पर। हमें क्या फाइंड करना है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स हैं। अल्टीमेटली वो हमसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, n फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 3, d बराबर भी 6 - 3 यानी कि 3 और लास्ट टर्म हमें दे दी गई है। लास्ट टर्म कितना है 111 और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप n फाइंड कीजिए कि सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो वी नो दैट, हम ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि l बराबर क्या होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी दी गई है 3, n हमें कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू कितनी है 3 और n बराबर कितना है हमारे पास 111। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करें हम तो यहाँ पर कितना बचने वाला है 111 में से 3 जाएंगे 108 है ना। n-1 इंटू 3, इस 3 से अगर इसे कैंसिल करें तो 3 3 9 और 3 6 18। तो n बराबर इस 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर दें 37 इज द आंसर यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स होंगे 37। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर एक एपी दे दी गई है हमें 21 18 15 अप टू ये कहाँ तक गए हैं -81 तक और हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस में इस -81 की पोजीशन क्या है। अल्टीमेटली हमसे यहाँ पर फिर से वो क्या निकालने को बोल रहा है, n कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इसकी पोजीशन हमें बतानी है कि ये कौन सी पोजीशन पर इस एपी में लाई करेगा। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। a बराबर तो क्लियरली मेंशन है 21, d बराबर क्या होने वाला है, हम हमेशा सक्सीडिंग टर्म में से प्रेसीडिंग टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं
तो ऐसी कंडीशन में 18 माइनस 21 यानी कि ये कितना होने वाला है -3, और लास्ट टर्म क्या मान लिया -81, और कैलकुलेट क्या करना है आपको n। चलिए फिर से हम वापस से यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म थी हमारे पास -81, a बराबर है 21, n हमें नहीं मालूम है और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -81 और -21 इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं हम, n माइनस 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास -81 और -21 दोनों मिलाकर 102 माइनस का n माइनस 1 इंटू -3, इसको इधर लेकर आए तो -102 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 1 को भी इधर ट्रांसपोज कर दें हम तो n बराबर अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है 35, यानी कि इस सीक्वेंस में -81 की पोजीशन क्या होने वाली है 35। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला गया, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी whose 7th term is -1 and 16th term is 17। जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि 7th टर्म जो है वो -1 है और 16th टर्म हमें कितनी दी गई है 17। अब यहाँ पर जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, 7th टर्म को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं a प्लस 16, ठीक है, और 16th टर्म को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं a प्लस 15। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, a प्लस 60 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, एंड a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 70। हियर इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यदि अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a से a तो कैंसिल, 15d माइनस 9d कितना बचने वाला है मेरे पास प्लस 9d, ठीक है, और 17 माइनस -1 यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18। तो d की वैल्यू अल्टीमेटली हमें क्या मिल गई 2। ठीक है, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, पूरी एपी में हमें केवल दो चीजों की जरूरत होती है, उसके बिहाफ पे हम पूरी एपी में कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, इसको उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना था -1 a 12, ये हो जाएगा -1, तो a बराबर -1 माइनस 12 यानी कि ये कितना आ जाएगा -30। ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, जनरल टर्म, दैट मींस nth टर्म, और nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a बराबर है मेरे पास -13 प्लस n माइनस 1, n मुझे नहीं रखना है यहाँ पर, और d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा -13 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 15। Here is the general term. Move on to next question. यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, how many numbers of 2 digits are divisible by 7। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इनको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चनों में से एक होता है ये। तो देखिएगा जरा यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया कि 7 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट्स के कितने नंबर्स पॉसिबल है। तो हम ये जानते हैं कि 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 7 ही होता है, लेकिन वो 2 डिजिट का नहीं होता है। तो दूसरा नंबर 14 ये कंसीडर किया जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देन 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, इस तरीके से 2 डिजिट के नंबर कहाँ पर एंड होते हैं 99 पर। 99 के बाद 100 3 डिजिट मिलने लगेगा। तो 7 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा होगा 98 लास्ट, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ से काउंट करना है कि ये नंबर्स कितने होंगे, तो देख लेते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या काउंट करना है, n काउंट करना है, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पर 14 है, d बराबर 7 है, और लास्ट टर्म हमें दिखाई दे रहा है वो कितना है 98
8। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता था हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म में हमारे पास 98, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 प्लस n माइनस 1, n हमें कैलकुलेट करना है, और d की वैल्यू कितनी है 7। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 98 माइनस 14 n माइनस 1 इंटू 7। इसमें से यदि अगर इसको माइनस करें तो यहाँ पर बचने वाला है 84, और 7 से भी इसे कैंसिल कर लें तो यहाँ आएगा 12, है ना, 12 7 से 84। तो n की जो वैल्यू अल्टीमेटली हमें मिलने वाली है वो कितनी है 12 प्लस 1 दैट इज 13, यानी कि 2 डिजिट्स वाले 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कितने हैं 13। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, है ना। तो ये भी एक नया सेगमेंट है इन क्वेश्चंस का, तो इनको भी जरा बहुत ध्यान से समझना कि जब कभी भी किसी भी एपी में आपको लास्ट से कोई पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ से थोड़ा सा काम उल्टा शुरू कर देना, पूरी एपी को यहाँ से कंसीडर करना स्टार्ट कर देना। ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी आपको लास्ट से कोई टर्म निकालने के लिए बोला जाए तो आपको इसको क्या मान लेना है फर्स्ट टर्म मान लेना है। और डी निकालने के लिए अभी तक हम सक्सीडिंग में से प्रेसीडिंग सबट्रैक्ट करते थे, अब आप क्या करें इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें 10th टर्म फाइंड करना था फ्रॉम लास्ट, तो फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस 9d। a अब आप क्या मान लें 254 को, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 माइनस 9 दैट इज -5। तो 9 5 सम 45, 254 माइनस 45, 14 में से 5 जाएंगे 9, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ पर बचने वाला है 209। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी, और एपी दे दी गई है हमें, साथ ही साथ बोला गया है कि इसके ऐसे 22 टर्म्स का सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं इसका बेसिक सम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस सेक्शंस में, तो देखते हैं हम यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन में जब हमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया हो तब हम क्या करते थे सम निकालने के लिए, सम अप टू n टर्म्स, है ना। यहाँ पर मैंने पहले कुछ चीजें मेंशन कर ली थी। फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 8, डिफरेंस 3 माइनस 8 यानी कि -5, और कितने टर्म्स का सम निकालना है 22 टर्म्स का। तो फॉर्मूला क्या होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू है 22, 2a यानी कि 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है -5, है ना। साइंस का विशेष ध्यान रखें नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 8 16, ठीक है, प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 21 इंटू -5, यानी कि ये बचने वाला है -105, -105, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लें तो 16 माइनस 105, 105 में से 5 जाएंगे 100 बचेगा, 100 में से भी 11 माइनस कर दो तो कितना बचने वाला है 89, ठीक है। अब 11 इंटू 89 कितना मिलने वाला है, यहाँ पर इसे भी देख लेते हैं हम। 11 9 99 कैरी 9, 11 8 88, 88 और 9 88 और 9 97, ठीक है। ये माइनस में आएगा तो आंसर भी हमारे पास माइनस में है। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग इसे। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 140 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 320, देन वी हैव टू फाइंड इन सच अ कंडीशन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। चलिए समझते हैं बहुत ध्यान से क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स कितना दिया गया है हमें 140, एंड सम ऑफ स्टार्टिंग 16 टर्म्स इज 320, है ना। इन सच अ कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक।
ठीक, तो सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। 10/2 2a प्लस 10-1 यानी कि इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना है 140। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को भी मैं लिख लूँ n/2 यानी कि 16/2 2a प्लस 16-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना है 320। चलिए देखते हैं, यहाँ से इसे कैंसिल करो तो यहाँ बचने वाला है 40, है ना, और 16 से इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 20। देन इस 2 को भी यदि अगर मैं इधर ले जाऊँ तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास, बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, 10-1 9d, है ना, और 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 28। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके साथ भी हम यही काम करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 2a प्लस 15d और ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 40। ये इक्वेशन 2। इसके बाद में यदि अगर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2a से 2a कैंसिल, 15d माइनस 9d कितना बचने वाला है हमारे पास, 15 में से 9 जाएगा 60, है ना, 40 में से 28 जाएगा, बचने वाला है मेरे पास 12। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ से, ठीक है, d की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई 2। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूरे एपी में बस एक ही कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा कर रखना, यदि अगर ए और डी की वैल्यू मिल गई तो हम कुछ भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। इस डी की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रखने वाला हूँ, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2a प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू कितना था 28। 2a प्लस 18 इधर जाएगा तो 28 माइनस 18, तो 2a बराबर बचने वाला 28 माइनस 18 कितना होगा 10। ठीक है, अल्टीमेटली a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 5। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना था, सम ऑफ mth टर्म। ठीक है, mth टर्म के लिए फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा m/2 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू 5, m कितना है m ऐसे एज इट इज रहेगा, और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 2, 2 पूरे में से कॉमन ले लो तो 2m/2, यहाँ पर बचेगा 5 प्लस m-1। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास m इंटू 5-1 4 प्लस m, तो या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 4m प्लस m²। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, इनको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया, if the sum of the first n terms of an AP is 6n plus 7n², n के फॉर्म में हमें एक nth टर्म का सम दे दिया गया है, तब उस कंडीशन में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द nth टर्म, पर्टिकुलर nth टर्म हमसे फाइंड करने को बोला है, और साथ ही साथ हमसे ये बोला है कि उसका 10th टर्म भी आप फाइंड कीजिए। चलिए देखते हैं बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया सम ऑफ nth टर्म इज 6n प्लस 7n²। अब यहाँ से एक एक चीज बहुत बारीकी से समझना, when n is equals to 1, यदि अगर मैंने n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर ली 1 रखी मैंने, तो यहाँ पर क्या मिलेगा s1। s1 का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा 6 प्लस 7 13, है ना, सम ऑफ वन टर्म, है ना, सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या है हमारे पास, एक टर्म का तो कोई सम होता नहीं, एक टर्म यानी फर्स्ट टर्म ही होगा हमारे पास। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है 13। ठीक है, अब दूसरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ उसको भी जरा बहुत ध्यान से समझना। when n is equals to 2, अब मैंने n की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर
2, तो 2 रखने पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12, 7 4 जा 28, है ना। 28 प्लस 12 कितना होने वाला है, 40। ठीक, तो अब यहाँ से जरा बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर है सम ऑफ टू टर्म्स, है ना, यानी कि शुरुआती दो टर्म्स का सम है। दो टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मतलब क्या है, ए प्लस सेकेंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स का सम कितना है हमारे पास, 40। ठीक, तो a प्लस ए यानी कि ये कितना होने वाला है, 2a, और a की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है 13 प्लस d इज इक्वल्स टू 40, तो ये हो जाएगा 26। तो d की वैल्यू मुझे कितनी मिलने वाली है, 40 माइनस 26, यानी कि ये कितना आ गया मेरे पास, 14। अब मेरे पास दोनों चीजें हैं, a भी है और d भी है। अब मैं यहाँ पर पूरे AP में कुछ भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखता हूँ मुझे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी थी। nth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू मेरे को कितनी मिली थी, 13, n एज इट इज n माइनस वन इंटू 14, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 14 n माइनस 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 n माइनस वन, ये आ गई मेरे पास nth टर्म। अब साथ ही साथ बोला गया कि 10th टर्म निकालिए, तो जब nth टर्म आ जाती है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, n की जगह पर मैं क्या रख दूं, 10th टर्म। तो ये हो जाएगा मेरे पास 14 इंटू 10 माइनस वन, यानी कि 140 माइनस वन, दैट इज 139। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपकी मैंने कंसीडर कर लिया गया, क्योंकि कई बार अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन यदि अगर अपन को दो नंबर्स का निकालना हो, तो यदि अगर हमारे पास दो नंबर्स है सपोज ए और बी, तो अरिथमेटिक मीन बराबर होता है हमारे पास a प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमसे ये बोला कि 2 और 12 का अरिथमेटिक मीन निकालना हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना आने वाला है हमारे पास, 7। इस क्वेश्चन का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए आपके पास, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लिया। इसी के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं हमारे पास जिनके अंदर हमें जो टर्म्स होती हैं उसका सिलेक्शन कुछ पर्टिकुलर बेसिस पर ही करना होता है। अगर आप इनको इनके अकॉर्डिंग ही करें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इन टर्म्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे। तो जहां कहीं भी आप लोगों से बात आए तीन टर्म्स की, है ना, फॉर 3 टर्म्स, जहां कहीं भी अगर आपको एपी में 3 टर्म्स सेलेक्ट करनी हो तो आप ज्यादा दिमाग बिना लगाए हुए उन 3 टर्म्स को यही सिलेक्ट कीजिएगा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इसी तरीके से यदि अगर आपसे 4 टर्म्स की बात की जाए फॉर 4 टर्म्स, ठीक है, तो 4 टर्म्स के लिए आप हमेशा क्या सिलेक्ट करें, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, है ना। इन टर्म्स के साथ जैसे आप डील करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस में आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होती है। इसी तरीके से फॉर 5 टर्म्स, जहां कहीं भी 5 टर्म्स की बात हो, तब ऐसी सिचुएशन में आप उन 5 टर्म्स को क्या कंसीडर करना, a माइनस 2d, a माइनस डी, a
a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, फाइंड 4 नंबर्स इन AB whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120, है ना। तो अब देखते हैं कि जो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था उनका क्या यूटिलाइजेशन है। इस चीज को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 4 नंबर्स की अगर वो बात कर रहा है तो सबसे पहला काम आप क्या कर लें, लेट द 4 नंबर्स बी, उन 4 नंबर्स को आप क्या लें, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इन 4 नंबर्स को आप ये कंसीडर करें। अब कंडीशन अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया, whose sum is, उनका जो सम है वो कितना है, यानी कि a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इन सब का सम जो है वो कितना है, 20। अब ऐसी परिस्थिति में देखिए क्या आसानी आपको होने वाली है, नंबर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ कितना मिलेगा, 4a बराबर 20, तो a बराबर कितना आ गया हमारे पास 5। चलिए पहला टास्क कंप्लीट हुआ हमारा। और आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120, यानी कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 120। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये होने वाला है a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल्स टू कितना है, 120। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है। माइनस का 6ad प्लस का 6ad माइनस का 2ad प्लस का 2ad, a स्क्वायर 4 टाइम्स है तो यहाँ पर बचने वाला है 4a स्क्वायर, और 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर प्लस 11d स्क्वायर प्लस 11 प्लस 9 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 120। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यदि अगर मैं यहाँ से सबसे पहला काम क्या कर लूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और 4 को इधर पहुँचा देता हूँ, या फिर पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30। ठीक है, a की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, कितनी थी मेरे पास, 25, मतलब 5 थी तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, तो d की वैल्यू बचने वाली है भैया मेरे पास प्लस माइनस 1। ठीक है, अब मुझे वो 4 नंबर्स फाइंड करने थे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। d को हमें 2 बार कंसीडर करना है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो पहली बार पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, तो नंबर्स क्या क्या मिलने वाले हैं देख लेते हैं जरा। यहाँ पर 5 माइनस 3, ठीक है, 5 माइनस 1, ठीक है, 5 प्लस 1, और यहाँ पर 5 प्लस 3। तो पहली सिचुएशन में हमें मिलने वाला है 2, 4, 6, 8, है ना। तो पहली एपी हमें क्या मिल गई, ये इस फॉर्म में। अब यदि अगर हम एक बार -1 कंसीडर कर लें तब क्या मिलने वाला है, देखिएगा जरा यहाँ पर ध्यान से। 5 माइनस 3, है ना, सॉरी -3 इंटू -1, यानी कि
+3 बचने वाला है, ठीक है। 5 + 1, ठीक। यहाँ पर एक बार 5 - 1 और यहाँ पर 5 - 3। ऐसा करने पर सीक्वेंस क्या मिलेगी? 8 6 5 - 1 4 और 5 - 3 2। ये दो सीक्वेंस हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। बढ़ते हैं हम हमारे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे बोला गया फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देख लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन की गई क्वेश्चन में। हमसे ये बोला गया कि आप इसका 31st टर्म फाइंड कीजिए और दिया क्या क्या गया है, 11th टर्म जो कि है 38 और 16th टर्म हमें दिया गया है 73। हमें फाइंड करना है इसका 31st टर्म, ठीक है। देख लेते हैं। तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a + 10d = 38। 16th टर्म यानी कि a + 15d = 73। Here is equation 1 and equation 2। यदि अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से a से a तो कैंसिल हो जाना है। 15d - 10d 5d। 73 - 38 कितना बचने वाला है? 13 में से 8 जाएगा 5, है ना। यहाँ पर कितना बचेगा? 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक। तो d की जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली कितनी आने वाली है हमारे पास? 7। अब इस d की वैल्यू को उठाकर मैं कहाँ पर रख दूँ? इक्वेशन 1 में। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल जानी है? a + 10 × 7 = 38, ठीक है। तो a + 70 = 38। तो a बराबर 38 - 70 कितना होने वाला है? यदि अगर 38 में से 70 को माइनस करें तो बचने वाला है हमारे पास -32, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना था 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 30d। हमारे पास कितनी थी? a की वैल्यू -32 + 30 × d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 7, यानी कि -32 + 2 1 0। 10 में से 2 जाएगा 8 और 20 में से 3 जाएगा 17, ठीक है। ये माइनस था, ठीक है। 30 × 7 178 इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एपी है जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स, जिसका थर्ड टर्म हमें दिया गया है 12 और लास्ट टर्म इज 106। तब उस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है? 29th टर्म। अब कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं? n बराबर है हमारे पास 50 और थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म हमें कितना दिया गया है? 12। लास्ट टर्म यानी कि 50 टर्म्स है तो 50 टर्म्स ही होगा लास्ट टर्म, यानी कि 50th टर्म कितना दिया गया है हमें? 106, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला गया? हमें फाइंड क्या करना है? इसका 29th टर्म, है ना, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है इसमें। तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड टर्म यानी कि a + 2d बराबर कितना है? 12। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। 50th टर्म यानी कि a + 49d बराबर है 106। इसको नाम दे दें इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को यदि अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इससे ये कैंसिल 49 - 42 49 - 2 47d और 106 - 12 यानी कि 6 में से 6 जाएंगे, यहाँ पर बचने वाला है 94। तो d की वैल्यू 94/47 यानी कि ये कितना आ गया? 2।
ठीक है, डी की वैल्यू मिल गई मुझे। इस डी की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, यानी कि 8 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। तो a बराबर बचने वाला है मेरे पास 8, 4 इधर जाकर 12 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 8। मुझे फाइंड करना था 28th टर्म, है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 29th टर्म मुझे फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, 28 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 8 प्लस 56, ये कितना होने वाला है 64। हियर इज द आंसर। चलिए मूव करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर क्या बोला गया है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, है ना। क्या मतलब है इसका मैं आपको समझाता हूँ अभी। साथ ही साथ आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने हमसे ये बोला कि इस सीक्वेंस का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना बड़ा है 7 बड़ा है ना। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स 17th टर्म इज इक्विवेलेंट टू 10th टर्म प्लस 7। कितना बड़ा है वो 7 बड़ा है उससे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इसे सॉल्व करें तो 17th टर्म क्या होने वाला है a प्लस 16th d, और 10th टर्म क्या होने वाला है a प्लस 9d प्लस 7, है ना। कभी कभार आप अगर सही लॉजिक लगा ले तो हम डायरेक्टली राइट ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। इस a से ये a कैंसिल, इस 9 को इधर लेकर आ जाए हम तो 16d माइनस 9d, है ना, इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर बचने वाला है 7d इज इक्वल्स टू 7, दैट मींस d इज इक्वल्स टू 1। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, है ना। तो अमूमन गाइस यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हमेशा बेसिक सी गलती करते हैं उसको जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। जब आपसे बोला गया है बिटवीन 10 एंड 250, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 10 और 250 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि यदि अगर 4 के मल्टीपल्स की बात आई तो वो इसको भी इंक्लूड करने लगते हैं, है ना। जहाँ कहीं भी बिटवीन की बात आए तो आपको इनको इंक्लूड नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में 4 का पहला मल्टीपल हमें क्या मिलेगा 10 के बाद 12, then 16, then 20 and so on, इस तरीके से। और ये सीक्वेंस कहाँ तक पहुंचेगी हमारे पास 248 तक, है ना। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर ऐसे कितने टर्म्स हैं, यानी कि n क्या है, तो a बराबर है 12, d बराबर है 4 और लास्ट टर्म है 248, and we know that very well last term is equals to a plus n minus 1 into d। लास्ट टर्म है हमारे पास 248, 8, 12, एन हमें कैलकुलेट करना है, डी की वैल्यू 4। इसको इधर लेकर आ जाऊं तो यहाँ पर बचने वाला है 236, 4 से b से कैंसिल कर लूँ तो 4 5 से 20, और n की वैल्यू अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाली है 60, यानी कि इन बिटवीन 10 एंड 250 देयर इज 60 मल्टीपल्स ऑफ 4। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है इसको पहले समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चनों से अलग। यहाँ पर हमें 2 एपी दी गई है, पहली ये एंड दूसरी ये। इधर पर हमसे ये बोला गया है कि इन दोनों एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म आपस में बराबर है। वो टर्म कौन सा है ये हमें कैलकुलेट कर बताना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका nth टर्म जो भी इक्वल है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्विवेलेंट टू, ये d1 कर लीजिएगा, a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। जब इनका कोई पर्टिकुलर टर्म आपस में बराबर है तो उस टर्म को हमने क्या मान लिया nth टर्म, है ना। अब वो n टर्म्स कौन सा होगा देख लेते हैं उसे। तो इस पहली सीक्वेंस में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 63,
एन हमें कैलकुलेट करना है और डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63 यानी कि 2 का। दूसरी सीक्वेंस की तरफ बढ़ते हैं तो ये कितना है 3, एन हमें कैलकुलेट करना है और डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो इस 3 को इधर ले आते हैं और इसको उठाकर इधर ले जाते हैं तो 63 माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना होने वाला है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 7n माइनस 7 और इसको इधर ले जाऊँ तो माइनस 2n प्लस 2 यही बचने वाला है, ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास 16, 7n माइनस 2n 5n माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, ठीक है। आप चाहो तो 5 पूरे में से कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर बचने वाला है n माइनस 1, 5 से इसे कैंसिल करो 12, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 13, यानी कि इन दोनों ही सीक्वेंस का जो 13th टर्म होगा वो आपस में इक्वल होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर उन्होंने ये बोला गया कि रामकली सेव्स ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings becomes ₹20.75, then find the value of n, है ना। उन्होंने सिंपली यहाँ पर ये बोला गया कि रामकली कोई एक कन्या थी जिसने ₹5 से सेविंग करना स्टार्ट किया और उसकी वीकली सेविंग जो बढ़ती थी वो किस रेट से बढ़ती थी 1.75 पर वीक। अब किसी हफ्ते में जाकर उनकी जो सेविंग है वो 20.75 तक पहुंच गई, तो यहाँ तक पहुंचने में उसे कितने हफ्ते लगे, यानी कि अल्टीमेटली हमें n की वैल्यू फाइंड कर बतानी है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें मेंशन की गई है। ए यानी कि शुरुआत उसने कहाँ से करी ₹5 से, डिफरेंस कितने का आ रहा था हर हफ्ते 1.75 रुपीज का, ठीक है। और लास्ट में जाकर उसकी सेविंग कितनी हो गई 20.75, तब हमें उस कंडीशन में क्या कैलकुलेट करना उसे वहां तक पहुंचने में कितने हफ्ते लगे, है ना। ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल इंश्योर कर ले क्वेश्चन पढ़ते समय कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन समझ में आ रही हो, ठीक है। तो लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 20.75, a की वैल्यू 5, n माइनस 1 डी बराबर कितना है 1.75, यहाँ से इसे हटा लूँ मैं, चलिए छोड़िए, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर लो तो 20.75 में से 5 माइनस होगा तो 15.75, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 तो हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया था, यहाँ पर 1.75, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊँ तो यहाँ पर 100, इसे हटाऊँ तो यहाँ पर भी 100, इस 100 से ये 100 कैंसिल, है ना। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 1575 डिवाइडेड बाय, इसको इधर लेकर आ जाऊँ तो मैं 175 बराबर n माइनस 1, इसको कैंसिल करते हैं 25 से, तो 25 7 175, 25 6 150 और 7 इधर जाएगा तो ये 3, 7 से इसे कैंसिल करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 9, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, यानी कि उसको इस सेविंग तक पहुंचने के लिए कितने वीक लगेंगे 10 वीक्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, है ना। हमें एक एपी दी गई है और ये पूछा गया है कि उसके अंदर हमें ऐसे कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे जिससे हमें सम क्या मिल जाए 636। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है। सम दिया गया है हमें 636, ए जैसा कि मेंशन है क्वेश्चन में 9, डिफरेंस 17 माइनस 9 कितना होने वाला है 8, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से सम दिया गया है हमें 636, n बाय 2, n हमें नहीं मालूम है,
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू 9, ए बराबर है 9, n-1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। इसे सॉल्व करते हैं हम, तो 636 n, यहाँ से इस पूरे में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचने वाला है 9 और यहाँ पर बचेगा 4, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 4n-4, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 636 यहाँ पर n-4 5 प्लस 4n, और इसको भी यदि अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 636 4n स्क्वायर प्लस 5n, अल्टीमेटली यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है, दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, है ना। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करें, चलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला मेथड लगा देते हैं, तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो n बराबर माइनस बी यानी कि -5, ये मेथड मैं ऑलरेडी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूँ। बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 636, ये माइनस का है जिसके कारण ये क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 4, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे और क्या होने वाला है, तो n बराबर -5 प्लस माइनस 25 प्लस 4 4 16, है ना। अब 16 16 6 96, कैरी 9, 16 3 48 48 और 9 57, कैरी 5, 16 6 96 और 5 101, ठीक है। 101 प्लस 76 अपॉन ये हो जाएगा 8, तो n बराबर -5 प्लस माइनस 10176 प्लस 25, तो ये होने वाला है 10201 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ से ये किसकी वैल्यू होने वाली है भैया, तो इसको भी जरा ध्यान से देख लेते हैं। 10201 यानी कि ये कितना होने वाला है हमारे पास, तकरीबन 10,201, है ना। तो 10,000 होता है 100 का, यानी कि ये 101 का हो सकता है क्या, स्क्वायर देख लेते हैं हम, 101 इंटू 101, तो ये हो जाएगा 101,000, यहाँ पर 101, ठीक है, 10201, ठीक है, 10201, ये किसका होगा 101 का स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 101 अपॉन 8, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम आसान है, तो आप एक बार इसको पॉजिटिव साइन कंसीडर कर लें, तो 101 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 96 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि ऐसी कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी हमें, 12 टर्म्स, n बराबर कितना आ रहा है 12। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। इसमें हमसे ये बोला गया है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 and the sum is 400. In such a condition we have to find the number of terms, that is n, and common difference। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट कर करके बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट टर्म a बराबर 5, लास्ट टर्म 45, सम दे दिया गया है हमें 400, है ना। और हमें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n कैलकुलेट करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d कैलकुलेट करना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सम अप टू n टर्म्स। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं,
लास्ट टर्म 45 हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया गया है 400 n/2, और हमें ये मालूम है कि जब हमें लास्ट टर्म दिया गया हो तो हम सम का ये फॉर्मूला कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सम दिया गया है 400, n हमें नहीं मालूम है कितना है, a बराबर है हमारे पास 5 और लास्ट टर्म है 45, तो ये होने वाला है 400 n/2, 5 + 45 15, और इससे भी इसे मैं कैंसिल कर लूँ तो यहाँ बचने वाला है 25, इसको मैंने यहाँ ट्रांसपोज कर लिया। इसे अगर मैं कैंसिल करूँ तो कितना मिलने वाला है, 25 1 ज़ा 25, 15 इधर जाएगा, 25 6 ज़ा 150, यानी कि n की वैल्यू तो मुझे मिल गई कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स थे हमारे पास, 16 टर्म्स थे जिनका सम कितना था 400 है ना, जिसका लास्ट टर्म क्या था 45। तो अब हमें यहाँ से d की तरफ बढ़ना है, d कैसे निकलेगा, l = a + n-1 × d, ठीक है। l हमारे को दिया गया है कितना है, l 45, a बराबर दिया गया है 5, n अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ये था 16 - 1, और d हमें नहीं पता है, इसको इधर ट्रांसपोज करूं तो ये हो जाएगा 14, 16 - 1 d, है ना। तो ये हो जाएगा 40, 16 - 1 कितना होने वाला है हमारे पास 15, ठीक है। और d बराबर हो जाएगा हमारे पास 40/15, यानी कि 5 8 ज़ा 40 और 5 3 ज़ा 15, 8/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैं लिख लूँ तो 2/3। हियर इज द आंसर।